हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष केलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, C++ की इस प्रोग्रामिंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी C++ का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, कि वो कौन कौन से फेजेस हैं जिसके थ्रू मिलके हमारा एक C++ का प्रोग्राम बनता है। ओके, so friends, this is the general structure of any C++ program. This is a general declaration, preprocessor statements, global declaration, main function and user defined function. Okay. Now friends, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि हमें प्रोग्राम में जितने भी जो प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज में लेते हैं उसको बेसिकली हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हैश डिफाइंड हेडर फाइल्स जितनी भी हैं उनका यूज में करते हैं। ठीक है, जितने भी जो फ्रेंड्स प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं लाइक iostream.h, ठीक है, math.h, string.h, उन सब का डिक्लेरेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देन अगर प्रोग्राम में हम कोई ग्लोबली वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबली वेरिएबल अगर हम लिख रहे हैं तो फिर उनका डिक्लेरेशन करेंगे। फिर आएगा हमारा मेन फंक्शन, जहां से हम क्या करेंगे, हमारे मेन जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स उसमें जो भी कॉलिंग स्टेटमेंट है या जो भी प्रोग्राम की बॉडी है मेन की वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और लास्टली हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है तो उसकी हम डेफिनेशन जो है मेन के बाद में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक जनरल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा डीप में बात करूं जहां पे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज में लेते हैं तो वो बेसिकली एक प्रोसीजर क्या रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे कैसे ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ओके, बट आज हम डिस्कस करेंगे जनरली कि आप अगर एक C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा C++ प्रोग्राम का। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर हम क्लासेस और इन सबको इंक्लूड करते हुए प्रोग्राम बनाए तो हमारा सबसे पहले सेक्शन आता है हेडर फाइल सेक्शन। हेडर फाइल सेक्शन के अंदर हम iostream.h वो है प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। देन आएगा हमारे क्लास का डिक्लेरेशन, ठीक है, मेंबर फंक्शन के डिक्लेरेशन, उसका डेफिनेशन और उसके बाद में हमारे मेंबर फंक्शन का सेक्शन। ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है C++ के प्रोग्राम का। ओके, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के लिए जो हेडर फाइल जो है नेसेसरी जो हेडर फाइल्स है वो हमारे प्रोग्राम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी डील स्ट्रीम्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे टॉप मोस्ट जो स्ट्रीम है वो है iOS स्ट्रीम, और यहाँ से फ्रेंड्स ओ स्ट्रीम क्लास और आई स्ट्रीम क्लास जो है क्या हुई है, इनहेरिट हुई है और उनसे मिलके बनाया है हमारा क्या iostream.h हेडर फाइल। ठीक है, और जितने भी जो फ्रेंड्स प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूं ये पर्टिकुलर जो iostream जो क्लास है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन, सी इन और सी आउट। दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से क्या करते हैं हम, जितने भी जो इनपुट आउटपुट लेने देने का जो काम है फ्रेंड्स वो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हो गया फर्स्ट सेक्शन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो सेक्शन है फ्रेंड्स वो है हमारे क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। अब इस क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होगा, आप ध्यान से देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, क्लास इज अ कीवर्ड और उसके बाद में क्या करना है, आपको एक वैलिड आइडेंटिफायर का नाम देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक क्लास का नाम रख दिया मैंने डेमो, क्लास का नाम क्या रख दिया मैंने, डेमो। और ये हो गया क्लास का स्कोप, और जैसे ही क्लास का स्कोप कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है। जावा में नेसेसरी नहीं है लेकिन C++ में यहाँ नेसेसरी है कि आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जितने भी जो मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, मेंबर फंक्शंस है, इनका सबका हम यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और डेफिनेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि A एंड B आर द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास A एंड B। क्लियर। एंड दीज आर द टू मेंबर फंक्शंस इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इन फंक्शंस का सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन परफॉर्म किया है। ओके, आप चाहते हैं तो इस क्लास में ही इस दोनों फंक्शंस की हम डेफिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगर आपने सिंपल डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है, क्लास के बाहर अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। इसका करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझें कि हमने यहाँ पे क्लास में दो फंक्शंस का क्या कर रखा है, डिक्लेरेशन कर रखा है। इसकी डेफिनेशन हम कहाँ देंगे, क्लास के बाहर देंगे।
हम चाहें तो इस क्लास के अंदर भी इस फंक्शन की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया क्लास का डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास का नाम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, क्लास का स्कोप, और इस क्लास के स्कोप के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां मैंने एक्सेस स्पेसिफायर क्या लगाया है, पब्लिक लगाया है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेंड्स 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, दीज आर द 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो डेटा है, हमारा जो मेंबर फंक्शन है, इसका स्कोप कहां से कहां तक होगा, ये किस तरह से वैलिड है, एक्सेस किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सब जो है फ्रेंड्स कौन डिसाइड करते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स। यहां मैंने पब्लिक लिखा है, ठीक है, पब्लिक के बाद में कोलोन लगाया है। बेसिकली तीनों ये जो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, दीज 3 आर द कीवर्ड्स, ये तीनों ही क्या है, कीवर्ड्स हैं। Keywords are the reserve words. Keywords are the reserve words which have the predefined meaning itself. इनका कुछ predefined meaning होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्राम में एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है तो आप लिखेंगे वो पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर और उसके बाद में लगाएंगे आप कोलोन, ठीक है, क्या लगाएंगे, कोलोन, और जो भी आपने इसके अंडर में लिखेंगे वो क्या होगा, वो सेक्शन के अंडर माना जाएगा। जैसे इनपुट और आउटपुट दो यहाँ पे मेंबर फंक्शन है, तो इनका स्कोप आपने क्या दे रखा है, पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये होता है दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इनको हम, इन दोनों फंक्शंस को हम कहीं भी किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट हो तो हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और प्रोटेक्टेड हो तो फ्रेंड्स उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर वो इनहेरिट हुआ है तो ही एक्सेस कर सकते हैं, वरना क्लास के बाहर तो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है 3 एक्सेस स्पेसिफायर जो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एरर आ जाएगी, नहीं, यहाँ कोई एरर नहीं आएगी फ्रेंड्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या माना जाएगा, प्राइवेट। क्या माना जाएगा, प्राइवेट। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें फ्रेंड्स कि दोनों जो मेंबर फंक्शन है उसका तो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर दिया है कि वो पब्लिक सेक्शन के अंदर है, लेकिन यहाँ जो मेंबर वेरिएबल ए और बी है इनको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो इनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या माना जाएगा, प्राइवेट। ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि फंक्शन का जब हम जो है रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, इंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, प्राइवेट माना जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास का डिक्लेरेशन सेक्शन, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनपुट और आउटपुट दो हमने मेंबर फंक्शन बनाए थे, ठीक है, और मेंबर फंक्शन का सिर्फ हमने क्या किया था, डिक्लेरेशन किया था, और अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाहर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब क्लास के बाहर हमें अगर लिखना हो डेफिनेशन तो हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। इस ऑपरेटर को कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद में क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम डेमो है, इसको बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने हैं, और किस फंक्शन को आपको क्लास के बाहर यूज करना है वो हम लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली दो तरीके से जो है, दो पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। पहला है फॉर द ग्लोबल एक्सेसिंग, फॉर एक्सेसिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स, और दूसरा है कि क्लास के बाहर अगर हमें मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना हो तो हम किस तरह से करें। ये दो पर्पस के लिए जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरा बताऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि ये जो मेंबर फंक्शन हमने बनाए हैं इनपुट और आउटपुट, ये हमने क्लास के बाहर अगर अपन को डेफिनेशन करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ओके। बट ये तीसरा सेक्शन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें इसकी डेफिनेशन तो क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। और लास्ट जो सेक्शन है फ्रेंड्स वो है हमारा मेन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि एक क्लास हमने बना के छोड़ दी तो उसका कोई सेंस नहीं है,
हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी उसको मेमोरी एलोकेट होगी। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके थ्रू, हमने जो इनपुट आउटपुट जो मेंबर फंक्शन बनाए हैं हमें उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे क्लास का नाम। ठीक है, क्लास इज बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास का नाम हम लिखा, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। बेसिकली दिस इज द वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए आपका क्लास का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो हमने D1 जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर लगाएंगे डॉट ऑपरेटर। बेसिकली दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट, और डॉट के बाद में आपको जिस भी फंक्शन को कॉल करना है वो आप लिखेंगे। जैसे मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल करना है, और इसी ऑब्जेक्ट से मैंने आउटपुट को भी कॉल कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, आप चाहे जितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया डेमो, D1, D2, D3, 3 ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। ठीक है, अब तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग स्पेस, सेपरेट स्पेस एलोकेट होगा। ऐसा नहीं कि तीनों जो ऑब्जेक्ट है वो शेयरेबल मेमोरी को एक्सेस करे, नहीं, तीनों के लिए अलग अलग स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, तो ये था चौथा सेक्शन, मेन सेक्शन, जहां से हम क्या करेंगे, हमारे जो क्लास हमने जो बनाई है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मेंबर वेरिएबल है या जो मेंबर फंक्शन है उनको हम कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उनको कॉल नहीं करेंगे तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो और कॉल भी कैसे करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये था चौथा सेक्शन C++ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया C++ का एक स्ट्रक्चर, कि अगर आप C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। वो उसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास से पहले भी क्या, हेडर फाइल का डिक्लेरेशन। ठीक है, iostream.h या string.h, math.h, जो भी हमारे हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट आएगी वो हम वहां पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में क्लास का डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन, देन मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब क्लास के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज करना चाहें तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। और लास्टली हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो मेंबर फंक्शन हमने बनाया है या डेटा मेंबर है उनको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, ये एक फ्लो बन गया पूरे C++ के प्रोग्राम का। ठीक है, नॉर्मली जो C++ का प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। जैसे आप देख रहे हैं मेन से हम क्या कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो C का प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, वो टॉप अप अप्रोच फॉलो करता है, टॉप टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये जनरल जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना है, और कभी भी जब आप C++ का प्रोग्राम बनाएं तो ये जनरल जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से या इस पर्टिकुलर जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, इसके थ्रू हमने C++ का एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।